ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से शाम के 5 बजने को हैं और आप देख रहे हैं महादंगल। और आज महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या इस देश के जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल परिवारवाद है। ये चिंता जताई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज भारतीय जनता के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया गया और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि भारतीय राजनीति में अब बीजेपी में संस्कार है और कांग्रेस में परिवारवाद ही है। परिवारवाद देश के लिए अभिशाप है। कांग्रेस में परिवार के अध्यक्ष बनते रहे हैं। कार्यकर्ता के विचार से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि परिवारवाद ने युवाओं के लिए रास्ते रोके और राजनीति में आने के रास्ते बंद किए हैं। मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार से पहले वो पहली बार राजनीति में आएंगे, यानी कि उनके परिवार का इसके पहले कोई सदस्य पॉलिटिक्स में नहीं रहा हो। तो क्या जिन पार्टियों में यह परंपरा चली आ रही है कि पार्टी का अध्यक्ष एक परिवार से ही होगा, उनके लिए दल हित आगे है और देश हित पीछे। विपक्ष ने पीएम के इस आरोप को नकारते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं रबर स्टैंप चुना है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि नवीन बॉस हैं, लेकिन वो सिर्फ पीएम मोदी के स्टैंप की तरह ही काम करेंगे। इन दावों में आज एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि क्या विरासत के नाम पर युवाओं को सियासत से दूर किया जा रहा है। बीजेपी में युवा अध्यक्ष के ऐलान से विपक्ष क्या परेशान हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी का नवीन दांव क्या सियासत में लेकर आ पाएगा बदलाव। इन्हीं तमाम सवालों के केंद्र में आज का महादंगल शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए परिवारवाद के मुद्दे पर आज किस तरह से छिड़ गई जुबानी जंग। मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो परिवारवादी राजनीति की व्याख्या किया करते थे, वो परिवारवादी राजनीति को आज से आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने शानदार उद्बोधन में एक तरफ नितिन नबीन की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं की आजकल जो लैंग्वेज चल रही है जेन जी मिलेनियल, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नितिन नबीन का जन्म तो एक ऐसे वक्त में हुआ जब उन्होंने रेडियो का दौर भी देखा है और अब जब तेजी से बदलती हुई दुनिया में एआई अपनी पैठ बढ़ाता हुआ चला जा रहा है तो उसकी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारे अध्यक्ष तैयार रहेंगे। उन्होंने भाजपा के विस्तार की बात कही। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर नितिन नबीन की जमकर तारीफ की और इसी के साथ ही साथ विकसित भारत का एक बार फिर से लक्ष्य दिखाया है। लेकिन परिवारवाद की आड़ में क्या युवाओं को कमजोर कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? क्या भारतीय जनता पार्टी है एकमात्र ऐसी पार्टी है देश की जो परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है? हालांकि इस तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगते हैं, क्योंकि नितिन नबीन के पिता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के तौर पर बिहार में अपना बड़ा नाम बना चुके थे और जब उनका निधन हुआ उसके बाद से नितिन नबीन पढ़ाई के साथ ही साथ राजनीति में दस्तक देते हैं। 2006 का उपचुनाव जीतते हैं और फिर उसके बाद लगातार 4 चुनावों में उनको जीत हासिल मिलती है, यानी कि कुल 5 बार के विधायक नितिन नबीन। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे कराते हुए कि भविष्य की सियासत अब कैसे होने वाली है और क्या आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी रूपरेखा रखी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर रविकांत मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे और साथ ही एलजेपीआर से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हुए प्रोफेसर रविकांत जी, आज जबरदस्त तरीके से कटाक्ष किया प्रधानमंत्री ने, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है और उसने जितनी कमियां खुद में लेकर आई हैं इसी की वजह से अब उसका कभी विस्तार नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी जिस नीति के तहत काम कर रही है देश हित में, तो बीजेपी के लिए आगे की राह आसान भी और जनता का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। नितिन नवीन, एक नवीन युग की शुरुआत हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए चित्रा जी, नरेंद्र मोदी जी की भाषा का तो कमाल है खैर, और आपने भी बड़ी उनकी प्रशंसा की। पूरा देश जानता है कि भाषा के अलावा तो उनको और कुछ आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है कि केवल सिलेक्ट किया है, क्योंकि वहां चुनाव तो हुआ नहीं है। अब उनको चुना है तो हम मान लेते हैं, फिर भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने आज भी कांग्रेस को कोसा। माने आपका कोई इवेंट बगैर कांग्रेस के, बगैर नेहरू जी के, बगैर गांधी जी को बात किए आपका कोई इवेंट पूरा नहीं होता। ये दिखाता है कि कांग्रेस आपको कितना परेशान कर रही है। और बात कर रहे हैं कि साहब युवा है, नवीन जी बिल्कुल युवा है। अंकिता भंडारी युवा नहीं थी क्या? जो ऊना में 8 दलितों को पीट करके मार दिया गया था, वो युवा नहीं थे क्या? जो अभी सड़क पर रोजगार मांगने के लिए लाठियां खा रहे हैं, वो युवा नहीं है क्या? केवल नितिन नवीन युवा है? आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? इस देश में करोड़ों युवा हैं जो अपनी शिक्षा के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, प्राइवेट नौकरियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन आप शिगुफा क्या छोड़ रहे हैं कि साहब हम 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लेकर के आएंगे। जरूरी है, नौजवानों की राजनीति जरूरी है, लेकिन इस देश के नौजवान जो सरकारी नौकरियां करना चाहते हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनका तो आपने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। वो नौजवान नहीं है। दरअसल आपको उन नौजवानों को गुलाम बनाना है और जो आपके परिवार के हैं। कहाँ का रिजर्वेशन खत्म हुआ है प्रोफेसर रविकांत जी? कहाँ का रिजर्वेशन खत्म कर दिया? हाथों में सौंप देना है, सारा इस देश की संपदा सौंप देनी है। और आपका परिवार कहाँ भर रहा है? अंबानी और अडानी की तिजोरियां भर रहा है और इस देश में आसमान तक रिजर्वेशन खत्म करना एक बहुत गंभीर मुद्दा है। प्रोफेसर रविकांत, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कहां का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है? नहीं, कितनी नौकरियां बची हैं, कितनी नौकरियां निकल रही हैं जहां पर रिजर्वेशन फॉलो हो रहा है? बता दीजिए हमें। सारा तो जो रिजर्वेशन वाली कितनी नौकरियां निकली हैं? सारी बेच दी ना। रेलवे में देख लीजिए, सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। कहां बचा है? जब नौकरियां ही आप नहीं देंगे तो वहां आरक्षण बचेगा कहां से? आप पहले तो प्राइवेटाइजेशन होना और दलितों का हक छीनकर आरक्षण खत्म करना, ये 2 अलग अलग विषय हैं प्रोफेसर रविकांत जी। मुझे लगता है जब भी आरक्षण जैसे बेहद संवेदनशील विषय पर हम बातचीत करें तो हमारे पास तथ्य पूरे होने चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, आपकी ओर से ये कहा गया कि परिवारवाद, यकीनन नितिन नवीन भी उनके पिता भारतीय जनता पार्टी में रहे थे, लेकिन बीजेपी बार बार ये भी कहती है ना, जब 55 साल के राहुल गांधी को टी शर्ट पहनाकर आप लोग फूले नहीं समाते हैं कि हमारा युवा नेतृत्व, तो यहां तो अध्यक्ष फॉर्मूला बहुत जच नहीं रहा है। प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, जितना भी प्रेम नितिन नवीन के जरिए आप लोग चाहें कि देश में फैलाना, कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि पहले तो खुद के भीतर झांक के परिवारवाद के मुद्दे पर वो देख ले, और इसी के साथ इन्होंने रोजगार और दूसरे मसलों पर भी आपको घेरा है। प्रेम शुक्ला जी, ये नवीन युग जो हुआ है वो कितना बड़ा बदलाव कर पाएगा आप लोगों के लिए? देखिए चित्रा जी, जो तथ्यहीन बातें करने के अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता कोई बात नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के एकमेव प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के पत्र, नियुक्ति पत्र अपने हाथों से दिए हैं। सरकारी नौकरियां कहीं नहीं खत्म हुई हैं। पिछले 2020 से, कोरोना काल से लेकर 2026 हम जब बैठे हैं, इस काल में ईपीएफओ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है पंजीयन हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि रोजगार सृजन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। जितना रोजगार कांग्रेस के कार्यकाल में
91 से तो 1998 और 2004 से 2014 में हुआ उससे दोगुना जो है वो ईपीएफओ में सिर्फ ईपीएफओ में बता रहा हूं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो कहीं नौकरियां नहीं खत्म हो रही। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्टता से कहा कि हम कहीं नहीं कहते कि किसी के बेटा बेटी को राजनीति में आने का अधिकार नहीं है। हम जैसे ही वंशवाद की बात करते हैं, अर्बन नक्सल जो है वो निकल पड़ता है और यहां वहां की बातें करता है, टूट पड़ता है। हम ये कहते हैं कि अब नेहरू की बेटी इंदिरा ही अध्यक्ष होगी, वही प्रधानमंत्री होगी। इंदिरा का बेटा राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री होगा, वही अध्यक्ष होगा। राजीव की पत्नी सोनिया गांधी अध्यक्ष होंगी और वही प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगी। सोनिया का बेटा राहुल ही अध्यक्ष होगा। इस वंशवाद का विरोध है। नितिन नवीन के पिता कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो थे ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी रेस में भी नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे। और नितिन नवीन के पिता नवीन जी के कार्यकाल में कभी नितिन नवीन राजनीति में भी नहीं थे। नवीन जी के निधन के बाद नितिन नवीन जी राजनीति में आए, तो पिता ने उनको राजनीति में वंशवाद के कारण पोषित किया, पाला, बढ़ाया, इसका तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता ना। वो 5 बार जब विधायक निर्वाचित हो गए, ठीक है, जब विविध चरणों में वो सिक्किम के प्रभारी रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, जो संगठन के विविध आयामों में सक्रिय भूमिका अदा करने के बाद उनका चयन जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया। और कह रहे लोकतंत्र नहीं है। 37 प्रस्ताव 36 हमारी इकाइयों में, सारी की सारी इकाइयों ने, और केंद्रीय इकाई की तरफ से 37 प्रस्ताव जिनके नाम पर आया, और एक भी व्यक्ति जो है उनके विरोध में विरोध करने खड़ा नहीं हुआ। इससे अधिक लोकतांत्रिक और सर्वसमावेशी चुनाव की खुली प्रक्रिया क्या होती है? आशीर्वाद मिल जाएगा, कौन जाएगा विरोध करने के लिए? का नाम कौन है जो नरेंद्र मोदी का मौजूदा वक्त में विरोध कर दे? प्रेम शुक्ला जी, ये तो अंडरस्टूड है ना। राहुल गांधी का विरोध किया था, नरेंद्र मोदी किसी को कहे ये मेरे बॉस हैं, तो आपको लग रहा है कि उसके बाद कुछ बाकी रह जाता है बताना? उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। प्रेम शुक्ला जी, चित्रा जी बहुत अच्छा प्रश्न, चित्रा जी बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे और कैसे उनके साथ बदतमीजी की गई थी कांग्रेस कार्यालय में। सीताराम केसरी की धोती कैसे खींचकर उनको जो है टॉयलेट में बंद कर दिया गया था। एक पिछड़े समाज के सीताराम केसरी का जो अपमान किया कांग्रेस ने, किसको याद नहीं है? जितेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या किया गया किसको याद नहीं है? एक शहजाद पूनावाला ने फॉर्म भर दिया था, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था पिछली बारी राहुल गांधी के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लिए बॉस है। वो जो निर्देश मुझे देगा, जो मार्गदर्शन मुझे देगा, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह जो है संगठन वो तो आज हमने मंच पर भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने नए विलय अध्यक्ष से बातचीत करते रहे। प्रोफेसर रविकांत जी, आप जवाब देंगे कांग्रेस के ऊपर जो आरोप प्रेम शुक्ला जी की ओर से लगाए गए हैं, और उसके बाद मैं बिहार के अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। उसके पहले प्रोफेसर रविकांत जी आ रही हूँ, प्रियंका भारती जी आ रही हूँ, बोलिए रविकांत जी। देखिए चित्रा जी, वो केवल गांधी परिवार को घेरना, जबकि आजादी के बाद हमारे 19 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, जिसमें से 14 है गांधी परिवार से बाहर के हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला को तो मोदिया बंद छाया हुआ है, उनको दिखेगा नहीं। और रही बात उनकी कि सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ, आप नहीं बताया कि बंगारू लक्ष्मण के साथ आपने क्या किया? वो दलित एक आपने अध्यक्ष बनाया, उनके साथ आपने क्या किया? लेकिन यहां तो चुनाव भी हुआ, शशि थरूर जी लड़े थे ना पिछली बार, और पूरे लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ था। वो आपको नहीं दिखेगा। यहां तो आपने जिस तरह से रबर स्टेप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो सबको दिख रहा है। और बिग बॉस ये कह रहा है कि हमारे बॉस हैं, असल में ये नहीं बताएंगे कि हमारे बॉस तो अंबानी और अडानी हैं, जिनको अभी जंगल बेचने हैं, वो तो सारा बेच ही दिया, गेल भेल सब बेच दिया। जहां पे लोगों को रोजगार मिलता था वो आपने पूरा खत्म कर दिया। लेकिन केवल आप गांधी पर, हम कह रहे टीस तो वही है कि गांधी परिवार लगातार लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए संघर्ष कर रहा है,
तो इसलिए आपको तकलीफ है। आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ अधिनायक पहले अपने लिए रविकांत जी संघर्ष कर लीजिए, आप संविधान के लिए संघर्ष बाद में कर लीजिएगा रविकांत जी। अभी आपको संघर्ष करना है पश्चिम बंगाल में जहां पर आपकी 0 सीटें हैं। अभी आपको अपने लिए स्ट्रगल करना है तमिलनाडु में जहां पर डीएमके के पीछे आपस लघु पार्टी है। अभी आपको स्ट्रगल करना है केरला में जहां पर बीजेपी ने अपने 100 पार्षद खड़े कर लिए, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको असम में संघर्ष करना है जहां पर बीजेपी की सरकार है, दोबारा सरकार बनाने के लिए वो प्रतिबद्धता अपनी जता रही है। तो इन राज्यों में पहले खुद के लिए संघर्ष कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम आरोप लगाते हैं, यकीनन आपकी बात सही है, कुछ मुद्दों पर आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अभी देश की जनता अलग अलग राज्यों में लगातार बीजेपी पर भरोसा जता रही है। आप लोग SIR को, वोट चोरी को, इसको उसको मुद्दा बनाते रहिए, हम लोग ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। आप देखिए कि वहां पर नरेंद्र मोदी जितनी लोकप्रियता किस नेता की है, कोई आसपास भी नहीं टिकता। लेकिन आपका यह कहना है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो गलत है। प्रियंका भारती जी की जल्दी से मैं टिप्पणी लेते हुए, क्योंकि खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द जो अध्यक्ष का पद है वो तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव यकीनन देश में किसी भी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बन सकते हैं। प्रियंका जी, लेकिन क्या आप लोग इस बात से खुश हो सकती हैं कि बिहार का एक लाल कर रहा है कमाल, भले ही भारतीय जनता पार्टी में सही, लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अध्यक्ष बन गया बिहार से आने वाला एक व्यक्ति। प्रियंका जी। चित्रा जी, देखिए, परिवारवाद पे महामानव बात कर रहे थे, इसलिए हम परिवार पर चर्चा कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि हम युवराज मेहता के परिवार पर भी चर्चा कर लेते, जिनकी मृत्यु हो गई। नोएडा में आपने देखा किस तरीके से ना संस्थानों ने काम किया, ना सरकार ने काम किया, ना सिस्टम ने काम किया, सबकी लापरवाही से। पर उस पर किसी एक टिप्पणी नहीं दी प्रधानमंत्री जी ने, न यूपी सरकार ने, मुंह बंद था। क्योंकि अगर टिप्पणी दे देते तो ज्ञानेश जी नाराज हो जाते। डीएम उनकी बिटिया साहिबा है। खैर, क्योंकि आप परिवार पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को नितिन नवीन जी के पिता को छोटा नहीं बनाना चाहिए था। आपने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया। बड़े कद्दावर नेता रहे उनके पिता बिहार में, तो ये कहना कि उनका कोई परिवार नहीं, एक तरीके से परिवार से नहीं आते हैं, एक तरीके से उनको गाली देना है। तीसरी बात, बॉस की बात उन्होंने की, हमारे बॉस है नितिन नवीन जी। अब तो ये ऑफिशियल हो गया ना चित्रा जी कि अब यहाँ राजनीति नहीं चल रही, एक तरीके से बॉस कल्चर चल रहा है, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है। तो अब नितिन नवीन जी सारे भाजपाइयों के बॉस हो गए, उनके बॉस बाकी 2 लोग हो गए, और उन दोनों के बॉस A1 A2 हो गए। और जहां पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है वहां पे तो वहां राजनीति नहीं चलती है, कोई शुचिता नहीं चलती है, वहां तो डीलिंग चलती है ना कॉर्पोरेट हाउसेस में। तो अब यहाँ लीडर्स नहीं बचेंगे, डीलर्स बचेंगे। और बाकी आप मुझे कह रही थी नितिन नवीन जी बिहार से आते हैं, तब मुझे खुशी होगी जब नितिन नवीन जी बिहार से आने की जो अस्मिता है उसको कैरी करेंगे। और नितिन नवीन जी क्या करेंगे, जो भाजपा एक टिंगू है जिसने बिहार की महिलाओं की बोली लगाई, 20 से 25 हजार का बताया, उसको कम से कम 2 दिन तो मुर्गा बना ही सकते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ किसी तरह की हमने कार्यवाही नहीं देखी। और रही परिवार की बात, बार बार नरेंद्र मोदी जी परिवार से चिढ़ते हैं। बेहतर यह होता चित्रा जी कि वो परिवार छोड़ते नहीं, क्योंकि आप भी परिवार हैं, हमारा भी परिवार होता है। हमने घर में कन्वर्सेशन देखे होते हैं कि कैसे घर की पत्नी समझा रही होती है पति को कि अब इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो फिर आपके भी घर में आ जाएगा ना प्रियंका जी। मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं प्रियंका जी, फिर लालू प्रसाद यादव को भी आप लेकर आएंगे इस डिबेट में बिना मतलब के। अगर आप इस तरह की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर ताक झाक करने लगेंगी, अभी तो यहाँ पर पॉलिटिकल परिवार की बात हो रही है ना, अभी यहाँ पर किसी के घर में परिवार की बात नहीं हो रही है। फिर तो आपके ऊपर और तेजस्वी जी के बड़े भाई के ऊपर भी उसी तरह से, प्लीज मुझे लगता है ना, ये ओछी राजनीति से हमें बचना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांक कर हम देखें और इस पे मजे ले लें, नहीं प्रियंका भारती जी, मुझे इस पर सख्त आपत्ति, और मैं ऐसी छिछलेदार बहस में नहीं पड़ना चाहती। किसी की निजी जिंदगी में टुच्चे लोग झांकते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ प्रियंका भारती जी, आप तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ती लिखती हैं, आप कम से कम इस तरह की बातें नहीं करेंगी प्रियंका जी। नहीं, मेरा ये सवाल है, देखिए यही तो है ना कि आप गोलमाल घुमा दी। आपने बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के जिस व्यक्ति की बात की, हम लोगों ने खबर चलाई और उस पर यूपी सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन मेरा ये सवाल है, नितिन नवीन के पिता अध्यक्ष नहीं थे, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने बोला, अब वो नहीं रहे, उनके बेटे अध्यक्ष बने, उनके बेटे विधायक बने, उसके बाद 5 चुनाव उन्होंने जीता। नरेंद्र मोदी दिल्ली बहुत सारे कार्यकर्ता जानते भी नहीं थे कि नितिन नवीन कौन है, देश के इतनी बड़ी पार्टी नहीं जानते थे। वो नितिन नवीन बन के अचानक से आ गए, जिसके बारे में फिर लोगों ने सर्च करना शुरू किया। यहां तो अंडरस्टूड है ना कि लालू प्रसाद जी जिस दिन हटेंगे अध्यक्ष पद से, उस दिन प्रियंका भारती तो अध्यक्ष नहीं होंगी ना, उस दिन तो तेजस्वी यादव ही अध्यक्ष होंगे। मीसा भारती उनकी पार्टी की सांसद हैं, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य वो सारण में उनके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के। यहां पर तो जिस परिवारवाद का वो जिक्र कर रहे थे, वो इस पर कटाक्ष कर रहे थे ना, और इसमें क्या दिक्कत है, इस बात को तो स्वीकार कीजिए।
राहुल गांधी क्या अध्यक्ष नहीं रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जिस दिन हटेंगे, क्या तेजस्वी यादव की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाएगी आरजेडी? प्रियंका जी। चित्रा जी, मैं यही कह रही हूँ, आपने कहा उनको कोई नहीं जानता, एक तरीके से अपमान ही हो जाएगा। उनके पिता को सब जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता, इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता। अगर उनको कोई जान रहा होता तो बॉस कल्चर नहीं चल पाता ना, शायद कोई ऊपर हो जाते। और पहली बार ऐसा होता भाजपा में कि भाजपा के घरों पर जो भाजपा नेता होंगे, जो भरे होते फॉर नामांकन के लिए, उनके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती। आज तक तो विपक्ष के घर ही पहुंची थी, इसीलिए उनको कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आप बीजेपी का हैंडल उठाइए ना जाकर के एक्स पर, आप देख पाएंगे वहां पर बीजेपी का हैंडल सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रियंका भारती जी, हमेशा ऐसी नकारात्मकता नहीं देखनी चाहिए। आज जब मैं बीजेपी दफ्तर में कवर कर रही थी, ऐसे तमाम कार्यकर्ता बहुत भावुक दिखाई दिए, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है जब जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता, जिसको कम लोग जानते हैं, जिसकी कोई इतनी मजबूत बैकग्राउंड नहीं रहा हो, और उसको भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। लेकिन रबड़ स्टैम्प के आप आरोप लगा रही हैं। हमारे साथ एलजेपीआर के नेता जुड़े, उनके पास जाएंगे। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी से भी रोहित अग्रवाल आ गए हैं। धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब जब परिवारवाद की बात होगी तो फिर मुन्ना साहब आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी घेरे में आ जाएंगे। रामविलास पासवान जी की विरासत को चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात आपने स्वीकार किया है ना, मैं इसका सम्मान करता हूं। देखिए, नाम पे हम वोट में नहीं मांगते हैं, हम काम पे जाते हैं। हमारी पार्टी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, विरासत है हमारे पास, हम उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन जब एक युवा और जो जेनजी की आप बात करते हैं, मेरी पार्टी पहली पार्टी है ऐसी जो महज 39 साल में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बनाया जाता है। और उस समय से यह परिपाटी चली कि अब युवाओं को भी आगे लाना चाहिए, और मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है कि पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, कई ऐसे प्रखंड अध्यक्ष हैं जो आज हमारे यहाँ विधायक और मंत्री बने हुए हैं, कई ऐसी महिलाएं जिला अध्यक्ष हैं जो आज विधायक और सचेतक पार्टी की बनी हुई हैं। नए युवाओं को जो बिल्कुल जुड़े हैं, उनको भी हमने पार्टी में टिकट दे करके, सम्मान दे करके विधानसभा में भेजा है। तो नित्य नए प्रयोग करने वाली पार्टी है, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष जी को। दूसरे विपक्षी दलों से अलग कैसे हो गए धीरेन्द्र मुन्ना साहब? फिर तो एक ही बात हो गई ना, अलग कैसे हुए फिर आप लोग, ये बताइए जरा। मैं अलग ऐसे हुआ हूं चित्रा जी कि आदरणीय मेरे पद्म भूषण नेता रामविलास पासवान जी पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे लगातार, और जब उनके पुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी तोड़ दी गई, पार्टी टूटने के बावजूद जनता के बीच में जाकर के पूरे तौर पर उनसे समर्थन लेकर के न सिर्फ 5 सांसद बनाया, बल्कि 19 एमएलए लेकर के, और आज एनडीए के मजबूत घटक के रूप में बिहार में खड़ी बेदाग छवि के सभी लोग। ये होता है परिवारवाद से अलग, विचारवादी पार्टी है ये, परिवारवादी पार्टी नहीं, विचारधारा जो शोषितों, वंचितों। ये बहुत सही है, अपनी सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा समय समय पर बदल दी जाए। ये बिल्कुल सही जा रहे हैं मुन्ना साहब, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारा परिवारवाद बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है, दूसरे के परिवारवाद में 72 छेद हैं, ये बढ़िया है धीरेन्द्र मुन्ना साहब। हमारे परिवारवाद में आप बताइए कि मेरे नेता पर न किसी तरह का दाग, न मेरे पार्टी पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का दाग, और न फेल हुए नेता। अभी ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जी के जैसा 25 बार उनको लॉन्च किया जा रहा है, फिर भी लोग जेनजी की बात कर रहे हैं। जेनजी ने तो पहले ही नकार दिया, और बिहार का इतना सुंदर युवा और महिलाओं का जनादेश मिला, परिणाम आया कि आज देश की युवा अंगड़ाई ले रहे हैं और राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और बिहारियों के लिए तो ये गौरव की बात है कि एनडीए के घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक डीएनए, मुझे लग रहा है जितनी भी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो युवा हैं, खास तौर से चाहे तेजस्वी जी को ले लें, नितिन नवीन को, मिलेनियल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं जरा समाजवादी पार्टी के पास जाना चाहूंगी, धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र यादव जी, अब परिवारवाद कहकर निशाने, ये सच बात है, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव अध्यक्ष बने। अब आपका नाम कितना भी धर्मेंद्र यादव हो, लेकिन जो चाचा के बेटे हैं, चचेरे भाई, उन्हीं को टिकट मिलेगा सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए, वही जीतेंगे और बनेंगे सांसद धर्मेंद्र यादव जी। तो परिवारवाद को लेकर अगर टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या गलत है? चित्रा जी, अगर आप धर्मेंद्र यादव सांसद जी का नाम लेके कोट कर रही हैं अपनी इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2020 में
समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ चुका हूं और मैं अपने परिवार का, अपनी पीढ़ी का पहला व्यक्ति हूं राजनीति में आने वाला, और ये मौका सिर्फ समाजवादी पार्टी में दी जा सकती है। आपके पैनल में मैं हूं और प्रियंका भारती हैं, इसके अलावा प्रेम शुक्ला भी परिवारवाद की ही उपज मानी जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है किसी पार्टी का, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस प्रक्रिया से बनता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें लोकतंत्र के मूल्यों को जीना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नॉमिनेशन फाइल कर दिया होता तो हमें मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वघोषित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें एक व्यक्ति कम से कम नॉमिनेशन फाइल करने आ गया तो यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ तो लोकतंत्र गड्ढे में है, जिंदा रहने की बात बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी की जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, जनरल बॉडी इलेक्शन होते हैं, नॉमिनेशन फाइल होते हैं, लोग वोट करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगर इस प्रक्रिया से गुजर कर कोई एक परिवार का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो प्रक्रिया से निकल कर आता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को वो जिंदा रख सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहना चाहती है, मुझे तो अफसोस इस बात का है, प्रधानमंत्री जी उसी शो में ये कहते हैं जिसमें दीपक तले अंधेरा होता है। नितिन नवीन जी खुद ही दूसरी पीढ़ी के नेता है, उनके पिताजी आपने खुद बोला कि बहुत कद्दावर नेता रहे बिहार के, तो एक कद्दावर नेता का बेटा, कद्दावर नेता का बेटा जाके किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, ये तो परिवारवाद हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की सूची बहुत बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले लीजिए, आप पंकज सिंह का नाम ले लीजिए, आप क्या रविशंकर प्रसाद का नाम ले लीजिए, किरण रिजिजू का नाम ले लीजिए, आप अनुराग ठाकुर का नाम ले लीजिए। होगा ना कि हम अध्यक्ष है तो मेरा बेटा अध्यक्ष बने। बीजेपी में ऐसा एक अध्यक्ष बताइए, जनसंघ के जमाने से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अभी 2020 जेपी नड्डा तक, और उसके बाद नितिन जेपी नड्डा के बेटे तो नहीं बने कि जेपी नड्डा के बेटे अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बाकी पार्टियों में तो ऐसा है ना, पहले बेटा बेटियों का ही नंबर आता है धर्मेंद्र यादव जी, और उसके बाद बाकियों का नंबर आता है। इससे कैसे इनकार करेंगे आप कि हम अध्यक्ष है, मेरा बेटा अध्यक्ष, उसका बेटा अध्यक्ष, फिर उसका बेटा अध्यक्ष? वो तो तमाम पार्टियों में है, बताने की क्या जरूरत है? आप मुझे जनसंघ से लेकर बीजेपी के किसी एक नेता का नाम बताइए जो अध्यक्ष रहा हो और उसी के परिवार के किसी व्यक्ति ने अध्यक्षीय पद उसके बाद हासिल किया हो, जरा बता दीजिए आप मुझे। मैंने आपसे कहा कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है चुनाव के अंदर, तो चाहे किसी परिवार का हो चाहे किसी परिवार का नहीं, उसे क्या लेना देना है? नितिन नवीन जी को अगर कोई नॉमिनेशन फाइल किया होता उनके अगेंस्ट में, वोट डलते या फिर वहां पे वोट होता, सर्वसम्मति से बनाए जाते। आपने तो अपॉइंटमेंट किया है, जैसे कारपोरेट में ऑफिस में होता है कि कोई आपके यहाँ एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे अपॉइंट हो गया है, उसकी बात होती है। और प्रधानमंत्री जी की बात को लोग सीरियस इसलिए नहीं लेते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी 75 साल के हो जाने पर हम रिटायर हो जाते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी 75 साल के रिटायरमेंट पे कोई सवाल ना पूछे, उसके लिए 1 लाख युवाओं को नए सपने दिखा करके कि वो मेरे 75 साल के उसको कवर कर देंगे। भैया, अगर 75 साल के रिटायरमेंट पे सवाल पूछना है तो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लीजिए, ठीक है? मुझे लग रहा है 83 साल के तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर तो ऐसे तमाम चेहरे मिल जाएंगे ना। जब तक नेताजी थे, यकीनन मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सियासत के बहुत बड़े ध्रुव रहे हैं, तो उनकी भी उम्र देख लीजिए। जब वो बहुत सारी चीजें भूलने लगे थे तब जाकर मैंने उनका मैनपुरी में इंटरव्यू किया था, तो पहले खुद के भीतर झांक कर देख ले, उसके बाद 75 साल वाला ज्ञान हम किसी और को दे। धर्मेंद्र यादव जी इस सड़क पर चलेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरह से, फिसल कर गिरेंगे। धर्मेंद्र यादव जी आप लोग मेरी बात सुन लीजिए ना, जो आप बोलिए 75 साल की बात तो समाजवादी पार्टी में किसी ने नहीं कहा था, 75 साल की बात कांग्रेस में किसी ने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने में ही क्यों कहा गया? जवाब तो उन्हीं से पूछा जाएगा। हम तो विरासत को बचाने वाले लोग हैं, विरासत को लेकर चलने वाले लोग हैं, परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो 2014 का युवा 18 साल का था, मोदी से जीतना मुश्किल होता है क्या? इसी वजह से आप लोग उनको रिटायरमेंट दिलवाना चाहते हैं? आप लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी से जीतना मौजूदा वक्त में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस तरह की स्थिति बन चुकी है। ऐसा है क्या? हम ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो दरअसल करते नहीं है, ये बताना चाह रहा था। 75 साल में रिटायरमेंट उन्हें नहीं होना था, इसलिए उन्होंने कहा था। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, इसलिए वो कहते नहीं है। लोकतंत्र उनके यहाँ जिंदा नहीं है, इसलिए कहते हैं हम लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुपालन करते हैं। हम इस बात को इसलिए बार बार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का कौन है राजनीति में, जरा बताइए आप मुझे। ठीक है, लेकिन आपने जो आरोप लगाया, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। रोहित अग्रवाल जी, अब देखिए परिवारवाद पर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। अब भैया आपके भी जो अध्यक्ष हैं उनके, वो भी एक परिवारवादी पार्टी से ही आते हैं, उनके परिवार के लोग थे, तो फिर उनको भी अध्यक्ष बनाया गया परिवार की वजह से ही। रोहित अग्रवाल जी,
चित्रा जी, मैं आपके सवाल में ही जवाब आपका दे देता हूं कि माननीय जयंत चौधरी जी के परिवार से कौन है राजनीति में, आप ये बताइए। राष्ट्रीय लोकदल में माननीय जयंत चौधरी जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सौम्य हैं, ईमानदार हैं, धैर्यवान हैं, विजनरी हैं, पढ़े लिखे हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं देश के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए। आप बताइए, जब एक सांसद चुनना था हमें, और हमारे पास कुल 2 सांसद बनाने के लिए हमें सीटें मिली थी गठबंधन के अंदर, तो हमने एक ऐसे कार्यकर्ता को चुना था जो 40 साल पुराना राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता था और बागपत से उसको सांसद बनाने का काम किया था। अगर हम परिवारवाद करते तो इनकी तरह, समाजवादी पार्टी वालों की तरह जो 5 सांसद हैं, 5 यादव और 5 परिवार से, कभी पत्नी सांसद, भाई सांसद, चाचा सांसद, भतीजा सांसद, ये होता है परिवारवाद। माननीय जयंत चौधरी जी के परिवार से एक दूसरा व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए जो राजनीति के अंदर सक्रिय हो, तो ऐसी स्थिति में इसको परिवारवाद कहना राष्ट्रीय लोकदल का पूरी तरीके से निराधार और पूरी तरीके से द्वेष की भावना से कहा जा सकता है। इसके अलावा आप परिवारवाद नहीं कह सकते। आप लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में देख लीजिए, बेटा सांसद, बेटा राजनीति में, बिटिया राजनीति में, बहु राजनीति में, पत्नी राजनीति में, बच्चा कौन है, मतलब आगे आने वाली जनरेशन भी राजनीति में आने के लिए सक्रिय हो चुकी है। मुझे लगता है वो लोग भी इनकी छात्रविंग को देख रहे होंगे जो आने वाली इनकी जनरेशन है। तो आप जो परिवारवाद की परिभाषा है उसको समझना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर है तो उसके परिवार को राजनीति में आने का हक है, परंतु सिर्फ उसी का परिवार राजनीति में आएगा और जितने पद होंगे उसके ही परिवार को मिलेंगे। यही है असली परिवारवाद। तो माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा निरंतर अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। अभी धर्मेंद्र यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुमने देखा विपक्ष के 2 ही लोग हैं, तो बता दिया साहब फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हम ही हैं। हम भी बैठे हुए हैं आपके सामने जो कि फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है और माननीय जयंत चौधरी जी के चेहरे को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं आपके साथ बैठ के। तो स्थिति आप बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल ने कभी भी परिवारवाद को प्राथमिकता नहीं दी। चौधरी चरण सिंह जी ने कभी परिवारवाद को प्राथमिकता नहीं दी। चौधरी अजीत सिंह जी जब देश को जरूरत थी, एक पढ़े लिखे पहले IITian थे जो विदेश में बहुत अच्छी तरीके से सेटल थे, आप समझती हैं बेहतर तरीके से, विपक्षी नेता शायद ना समझ पाए इस चीज को। विदेश में बेहतर तरीके से सेटलमेंट होने के बावजूद उन्होंने किसानों के हित के लिए अपना सब कुछ छोड़ के, सर्वस्व छोड़ के वो राजनीति में आए और समर्पण से राजनीति में आए चौधरी अजीत सिंह जी। माननीय जयंत चौधरी जी खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं। पढ़े लिखे युवा होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर को सैक्रिफाइस करते हुए और देश के किसानों के हित के लिए, देश के युवाओं के हित के लिए, देश के छोटे व्यापारियों के हित के लिए राजनीति को चुना। धर्मेंद्र यादव जी, ये होता है असल में देश के लिए ठीक समर्पण। परंतु चित्रा जी, रोहित भाई पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। धर्मेंद्र यादव जी बताइए, वो गिना रहे थे कि 2014 और 19 में अगर 5-5 सांसद जीते थे तो 5 एक ही परिवार के थे। चित्रा जी, मैं रोहित भाई की बात का जवाब देना चाह रहा हूं। रोहित भाई बार बार पढ़ाई की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। हमारे डिग्री भी जेन्युइन है, पढ़ाई भी जेन्युइन है। अब दूसरी बात जो कहना चाहते हैं, माननीय जयंत चौधरी साहब को राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। अगर उसे अपने परिवार के किसी को भेजना होता तो अपने परिवार को भेज देती, लेकिन ये बात अलग है कि 54 रुपया में पलट जाती है। कम से कम इस बात को 54 का रुपया बन जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला रोहित भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। चित्रा जी, मैंने इनके बीच में बोला नहीं, मेरे बीच में सुन लीजिए मेरी बात। अरे भाई, मेरी बात आ रही है, आपके बीच में बोला नहीं, आपके बीच में नहीं बोला। तभी आप आपको क्यों नहीं मिल सकता? ये बताइए कि आपके जयंत चौधरी साहब को राज्यसभा किसने भेजा? आपके जयंत चौधरी को राज्यसभा समाजवादी पार्टी ने भेजा। धर्मेंद्र यादव जवाब देंगे, बोलिए। आपके लोकसभा में सीटें थी 0, विधानसभा में सीटें थी आपकी 0। समाजवादी पार्टी के दम पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा का मुंह देखने का मौका मिला और आप उसको भी परिवारवाद कहते हैं। कम से कम इतने दोगलापन तो मत करिए। इतना ये गलत बात है। रोहित भाई, ये गलत बात है। रोहित भाई, ये गलत बात है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर लोकसभा का मुंह देखने का अवसर मिला तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। आपको इसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन ये बात अलग है, आप खुदगर्ज हो जाते हैं, आप ममताज हो जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने दिया था जब कांग्रेस उनकी हत्या करा देना चाहती थी, जब कांग्रेस ने आरोप लगाया था। ये तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, अन्यथा आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने माननीय जयंत चौधरी जी को लोकसभा भेजने का काम किया। दोनों लोग बोलेंगे कैसे समझ में आएगा? दोनों लोग एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, परिवारवाद को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एक बार प्रेम शुक्ला जी को मैं लेकर आना चाहूंगी, बहुत देर से उनकी दोबारा टिप्पणी नहीं हो पाई है। प्रेम
शुक्ला जी, अभी पैनलिस्ट में से किसी ने आपके ऊपर भी परिवारवाद के आरोप लगा दिए। उनका कहना है आप भी तो परिवारवादी पार्टी हैं, प्रेम शुक्ला जी। इसके पहले हालांकि मुझे बस यही जानकारी थी कि आप सामना के संपादक रहे हैं, आपकी फैमिली से कोई कौन रहा है? प्रेम शुक्ला जी कीजिए खुलासा। चित्रा जी, मुझे मेरी पिछली 5 पीढ़ियों में तो कोई राजनीति में नहीं दिखाई दे रहा है। पिछली 5 पीढ़ियों में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कोई राजनीति में रहा हो। अब भाई कहाँ से शोध लाया है श्रीमान धर्मेंद्र यादव जी, मैं भी परिवारवाद की उपज हूँ, अब ये वही जाने। अब चूंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई तर्क शेष बचा नहीं, आपने जो सटीक प्रश्न पूछा उस सटीक प्रश्न के बाद कोई उत्तर शेष नहीं है। ऐसे में जो मन में आया बोल के निकल जाना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए साफ तौर पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी में ये कह रहे हैं लोकतंत्र है। हर किसी ने देखा कि मंच पे अपने अब्बा हुजूर श्रीमान मुलायम सिंह यादव से श्रीमान अखिलेश यादव ने कैसे माइक छीन लिया था, कैसे पार्टी कब्जा की गई थी, कैसे लठैती पूरी से तरीके से की गई थी। यहाँ तो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाया कोई। आज भी अगर आप कौन है कि एक नॉमिनेशन फाइल करने में पूरे विश्व में कोई एक आदमी नहीं मिला। बोल रहे हैं भाई, नहीं पूरे विश्व में एक आदमी नहीं मिला नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अपनी बारी में धर्मेंद्र जी उनकी बात हो जाए, वो चुपचाप सबको सुन रहे थे। अभद्रता है ना, मैं तो इनको सुन रहा था भाई। सबने पूरे आपके अगर एबीपी न्यूज के आर्काइव में जाकर आज भी आप वो वीडियो फुटेज दिखा सकती है कि किस तरह से श्रीमान अखिलेश यादव ने अपने अब्बा हुजूर श्रीमान मुलायम सिंह यादव से माइक छीनकर कैसे पार्टी कब्जा की थी, शिवपाल सिंह यादव को कैसे अपमानित किया गया था, शिवपाल सिंह यादव कैसे निकाले गए और उसके बाद फिर शिवपाल सिंह यादव को कैसे शरण आने के लिए मजबूर किया गया। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और उनके परिवार के ही, जैसे अभी रोहित भाई ने बताया, एक ही परिवार से 2 बार तो ऐसा हुआ 14-19 कि सिर्फ परिवार के लोग ही थे। एक समय में एक ही परिवार के 46 लोग विविध पदों पर थे, जिला परिषद में थे, जिला पंचायत में थे, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे। ऐसे 46 पदों पर सिर्फ मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग रहे हैं। तो इसको परिवारवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अभी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की बात हो रही है और श्रीमान लालू प्रसाद यादव के प्रवक्ता कॉर्पोरेटाइजेशन पे बात कर रही थी। गजब है भाई, जिन लोगों ने जो है मतलब कन्विक्टेड आदमी, सजा याफ्ता चारा चोरी के मामले में और मेडिकल बेल पर है, वो उनका स्वास्थ्य है खराब, नहीं तो जेल में होते वो। ऐसा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सजा याफ्ता अपराधी, चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो कॉर्पोरेटाइजेशन में करप्शन बात कर। जो स्वयं तेजस्वी चार्जशीटेड है, तेजस्वी यादव, आप जो है नौकरी लीजिए, जमीन कब्जा कर लेंगे। चार्जशीटेड चार्जशीटेड, राबड़ी चार्जशीटेड, पूरा खानदान जो है विविध अपराधों में जो है अभियुक्त है। और वो बता रहे हैं दूसरों को ये ईमानदारी पे, नैतिकता पे, फिर बीच में चिचिया लगी। मैं इनको सुन रहा था ना चित्रा जी, ये चिचिया कह रही हैं, ये बहन जी को चिचियाहट की आवश्यकता। अब अपनी बात पूरी करने से चारा चोर, अभद्र अपराधी जो मेडिकल बेल पर है, अपराधी लालू प्रसाद यादव चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए मुझे, सजा मिली है कि नहीं मिली है? सजा पाए हैं कि नहीं पाए हैं चारा चोरी में? प्रियंका भारती जी, किसी से छिपा हुआ है? ये मैं कोई ऐसा तथ्य बता रहा हूँ जो नया कहीं से निकाल के ला रहा हूँ। एक शब्द का कहाँ से बात कर रहे हैं नैतिकता पे? एक शब्द का, प्रियंका भारती जी, हाँ बोले। उन्होंने कई आरोप लगाए, बोले प्रियंका भारती जी। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, चिचियाना। घर की महिलाओं से ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं क्या प्रेम शुक्ला? या यही सिखाया जाता है भाजपा के कार्यालय? चिचियाने वाले को चिचियाना अभद्र शब्द नहीं है। शब्द कौन सा चिचियाना गलत शब्द है? चिचियाना कहीं बताइए ना, कौन सा शब्द दुनिया जानता है, छोड़िए। चीखने वाले को चिचियाना कहते हैं। मैं देशों शब्दों का प्रयोग कर लूं तो अपराधी हूँ? अंग्रेजी बोलूं, फ्रेंच बोलूं, भाजपा ने फ्रेंच बोलूं, मैं देशों शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, देसी आदमी हूँ। आरक्षण खोर पार्टी मध्य प्रदेश में अब आरक्षण पे आ गए, अब लालू जी पर नहीं आएगी, परिवार की बात नहीं होगी। अब प्रेम शुक्ला को दिक्कत, परिवारवाद भूल गया। प्रेम शुक्ला का आरक्षण नहीं होल्ड किया हुआ है,
परिवारवाद भूल गए आप प्रियंका जी को। 13% आरक्षण प्रियंका जी परिवारवाद भूल गए। किया हुआ है। क्या हो गया? परिवारवाद पर नहीं बात करने वाले आप लोग, पिछड़ों का परिवारवाद तो बात नहीं करेंगे। अरे प्रियंका भारती जी, कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? अब इस देश में सरकार की ओर से, सुनिए ना प्रियंका भारती जी, सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की जा रही है -40 वाला डॉक्टर बनेगा, तो उसको लेकर भी जरा आप लोग मुंह खोल लिया करिए कि आरक्षण की सीमा भी उतनी होनी चाहिए कि -40 नंबर पाने वाला डॉक्टर ना बन जाए। दुनिया AI बना रही है, दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया क्या कर रही है, और हम यहाँ पर आरक्षण जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्गों को आरक्षण चाहिए प्रियंका भारती जी। और ये खुद मोहन भागवत जी की ओर से कहा गया था कि जब तक जो आरक्षित वर्ग है, जो जब तक चाहेगा तब तक आरक्षण लागू होना चाहिए। क्रीमी लेयर उठाकर बैठे हुए हैं, क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए उन लोगों को जो आरक्षण खाकर बैठे हुए हैं लोग। उसी वर्ग के जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीबों का आरक्षण खा जाते हैं। कोई ये जिसको आप तथाकथित मनुवाद कहती है ना, कोई उसका आरक्षण खाने नहीं जा रहा है। उसी वर्ग का जो क्रीमी लेयर है वो आरक्षण खा जाता है। अब आरक्षण का इतना रोना रोती है ना प्रियंका भारती जी, मुझे बहुत हैरानी होती है प्लीज। और ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए प्रियंका भारती जी प्लीज। आरक्षण एक बहुत संवेदनशील विषय है, आरक्षण बेहद सेंसिटिव विषय है। इस पर मुझे लग रहा है उसी संवेदनशीलता के साथ आरक्षण खत्म कर दिया। अरे कहां खत्म किया? -40 वाले को तो सरकार डॉक्टर बनाने जा रही है, -40 वाले को तो डॉक्टर बनाने जा रही है, आरक्षण खत्म कर दिया। और आप लोग पीठ थपथपाएंगे। -40 वाले से कौन इलाज कराएगा बताइए जरा? कौन इलाज कराएगा -40 वाले डॉक्टर से? बताइए आप करेंगे क्या? कहां होल्ड किया? मध्य प्रदेश में 13% आरक्षण पिछड़ों का होल्ड करके। अरे मुझे लगता है ना ये आरक्षण पर झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। नितिन नवीन के तौर पर नवीन युग का शुभारंभ हो चुका है फिलहाल। ABP न्यूज आपको रखे आगे।